कमर्शियल लॉ का यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है वो है ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स, भागीदारों का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य और अधिकार। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, भागीदार का विवक्षित प्राधिकार। रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, भागीदार के विवक्षित प्राधिकार पर प्रतिबंध। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा फिरा के ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको धारा कौन सी लिखनी है, केसेस कौन से लिखने हैं और क्वेश्चन का शुरुआत कैसे करना है, क्वेश्चन का कंक्लूजन कैसे लिखना है। अगर आप इस ऑडियो क्लास को पूरी सुन लीजिएगा तो एक प्रॉपर परफेक्ट आंसर आप लिख पाइएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास अब तक आप समझ गए होंगे कि कमर्शियल लॉ का यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इससे पहले मैंने आपकी क्लास ले लिया है, आप चाहें तो उसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। भागीदारों के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य और अधिकार। इससे पहले मैंने आपको पार्टनर और पार्टनरशिप के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। उसी का नेक्स्ट स्टेप है कि अगर पार्टनर है, पार्टनरशिप है, तो पार्टनर्स के कुछ ड्यूटीज़ एंड राइट्स भी होंगे। तो जैसे कोई भी भागीदारी है या फर्म है, उसकी सक्सेस किस पर निर्भर करती है? जब भागीदारों में आपस में विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा, सहयोग होगा, क्योंकि वो सब क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो भागीदारों के आपसी संबंधों को नियमित करने के दो सिद्धांत है, यहाँ से आपको शुरू करना है कि भागीदारों की आपसी संबंधों को नियमित करने के दो सिद्धांत हैं। पहला है वॉलंटरी एग्रीमेंट, यानी कि स्वैच्छिक करार। भागीदारी आपसी स्वैच्छिक करार के आधार पर अपना अधिकार, अपना कर्तव्य खुद निर्धारित करते हैं। और दूसरा क्या है, जो एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि भागीदारी अधिनियम की धारा 11 में जो लिखा गया है उसके अनुसार अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत रहते जो भी भागीदार हैं वो अपना अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो पार्ट बांटना है, एक वॉलंटरी एग्रीमेंट यानी स्वैच्छिक करार के आधार पर कर्तव्य और अधिकार, और दूसरा अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर एग्रीमेंट करके उसमें अपना अधिकार और कर्तव्य लिखना भागीदारों का। अब इसमें क्या है, ये जो भागीदार हैं, पार्टनर्स हैं, ये ऐसा करार अपना एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, अभिव्यक्त करके भी बता सकते हैं, अपने व्यवहार द्वारा बता सकते हैं, अपने आचरण के आधार पर बता सकते हैं, और कई जगह तो अनुमानित भी किया जाता है कि ये इसका अधिकार है और ये इसका कर्तव्य है। तो बेसिकली आपको कितने भाग में लिखना है? दो भाग में इसको इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब इसमें जो दूसरा सिद्धांत है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भागीदारों का आपसी संबंध है, एब्सोल्यूट गुड फेथ यानी संपूर्ण सद्भाव, इसी पर आधारित होता है उनका अधिकार और उनका कर्तव्य। प्रत्येक भागीदार अपने सहभागीदार को किसी भी राशि तक बाध्य करने का अधिकार रखता है। तो भागीदारी अधिनियम की धारा 9 में इस सिद्धांत को सांविधिक मान्यता प्रदान की गई है, जिसके अनुसार कहा गया है कि भागीदारों को एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण और विश्वसनीय होना चाहिए और इस कर्तव्य को आपसी करार द्वारा सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। नाउ कम टू द पॉइंट, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, भागीदारों का कर्तव्य क्या है? तो इसमें आपको कर्तव्य को पॉइंट वाइज लिखना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा सद्भाव का कर्तव्य, यानी ड्यूटी ऑफ गुड फेथ। अभी सद्भाव किस धारा में दिया गया? यह है धारा 9 में, धारा 9 में दिया गया है सद्भाव का कर्तव्य। इसके अंतर्गत कौन कौन से सब पॉइंट्स आएंगे? सबसे पहले भागीदार या पार्टनर का ये कर्तव्य है कि वो फर्म के व्यापार का संचालन अधिकतम सामान्य लाभ के लिए ही करे, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज हो। दूसरा, भागीदार को एक दूसरे के प्रति विश्वसनीय और न्यायपूर्ण होना होगा। तीसरा, पार्टनर्स को या भागीदार को उसके उत्तराधिकार को प्रभावित करने वाली सभी सूचना, सारे हिसाब, अकाउंट, सब के लिए उसके लिए करना बाध्यकारी है। मतलब इस प्रकार से आपने क्या देखा कि भागीदार या पार्टनर का कर्तव्य है कि वो अपने फर्म या भागीदारी जो भी वो पार्टनरशिप कर रहा है उसके माध्यम से वो कोई सीक्रेट तरीके से अपने लिए लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। वो जो भी कमाएगा, जो भी काम करेगा, वो लाभ क्या होगा? अपने फर्म के लिए होगा। सीक्रेट लाभ वो नहीं कमा सकता है। दूसरा पॉइंट अब आएगा प्रतिस्पर्धा ना करने का कर्तव्य, यानी ड्यूटी नॉट टू कंप्लीट, यानी ये है धारा 16 ख में। अब भागीदारी अधिनियम की धारा 16 ख में क्या कहा गया है कि जो भी पार्टनर है उनका कर्तव्य है कि वो फर्म के व्यापार के संदेश या फर्म में कॉम्पिटिशन में कोई भी व्यापार ना करे। अगर एक फर्म किसी चीज़ से रिलेटेड चल रहा है तो उसी के कंपटीशन में पार्टनर जो है दूसरा फर्म नहीं खोल सकते कोई कंपटीशन में। ठीक, इससे क्या होगा कि इससे उनको क्या करना पड़ेगा? ऐसे व्यापार से अर्जित जो भी लाभ होगा उनको भागीदारी फर्म को लौटाना पड़ेगा। अब भागीदार चाहें तो 4 पार्टनर्स हैं वो आपस में सहमति कर सकते हैं कि ठीक है तुम एक फर्म खोल लो, साथ में एक व्यापार कर लो, लेकिन उस पर ये प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये भागीदारी अधिनियम की धारा 11 में मिलता है कि वो लोग आपस में सहमति और एग्रीमेंट के द्वारा अपने कर्तव्यों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आपसी सहमति के बाद।
अब तीसरा पॉइंट है उचित सावधानी बरतने का कर्तव्य, यानी ड्यूटी टू टेक ड्यू डिलिजेंस। मतलब ये धारा 12 ख और 13 चौ में दिया हुआ है। इसमें क्या प्रावधान है कि प्रत्येक भागीदार फर्म के व्यापार से संबंधित अपने सभी कर्तव्यों को सावधानी के साथ करने के लिए बाध्य है। और 13 चौ में दिया गया कि यदि कोई भागीदार किसी असावधानी के कारण किसी फर्म को कोई क्षति पहुंचा देता है तो इसकी क्षतिपूर्ति करने हेतु उसी को करना पड़ेगा, उसी भागीदार को ये क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। बाकी कारोबार में भूल चूक ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। चौथा पॉइंट आता है कपट न करने का कर्तव्य, यानी नॉट टू कमिट फ्रॉड। अब फर्म के भागीदारों का आपसी संबंध इतना विश्वास पर टिका हुआ है तो ऐसे में फर्म के भागीदार का ये कर्तव्य कि वो ईमानदारी पूर्वक काम करे, कपट से कोई भी ऐसा काम ना करे कि जिससे फर्म को हानि हो, नहीं तो क्षतिपूर्ति फर्म को चुकानी पड़ जाएगी। ये दिया गया है भागीदारी अधिनियम की धारा 10 में और इसको भी सांविधिक मान्यता दी गई है। पांचवा पॉइंट है सही लेखा जोखा देना कर्तव्य, यानी ड्यूटी टू रिटेन ट्रू अकाउंट्स। ये है धारा 9 में। इसमें आप केस लिख सकते हैं लॉ बनाम लॉ का वाद महत्वपूर्ण है। इसमें एक भागीदार ने फर्म में सभी परिसंपत्ति और अपने अंश एक भागीदार को बेच दिया। बाद में पाया गया कि उसने कुछ सूचना छुपाई थी, उसे यह विक्रय निरस्त कराने का अधिकार होगा। छठा पॉइंट है फर्म की संपत्ति का उचित उपयोग करने का कर्तव्य, यानी ड्यूटी टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म प्रॉपरली। ये है धारा 16 में, यानी यदि एक भागीदार फर्म की संपत्ति या फर्म के संबंध में फर्म के नाम का प्रयोग करने के कारण फर्म के व्यापार के कारण कोई लाभ कमाता है तो उसका कर्तव्य है कि उस प्रकार से अर्जित लाभ को वो फर्म को वापस लौटा दे। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो भी भागीदार हैं, पार्टनर्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, ये हमने 6 पॉइंट में क्लियर कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज राइट्स ऑफ पार्टनर्स, यानी भागीदारों के अधिकार क्या हैं। तो बेसिकली भागीदारों के कर्तव्य आपने देखा धारा 9, 10, 11, 12, 13 और 16 में। उसी तरह से भागीदारों के जो अधिकार हैं वो है धारा 12 और 13 में। कैसे इसको शुरू करना है, चलिए वो आपको मैं लिखवा रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो भी भागीदार हैं, पार्टनर्स हैं, उनके बीच में जो भी अधिकार या कर्तव्य होंगे वो सब किसी एग्रीमेंट द्वारा ही कंट्रोल होंगे, यानी कि करार के द्वारा ही नियंत्रित होंगे। अब इसमें सबसे पहला अधिकार क्या है? पहला अधिकार है व्यापार में हिस्सा लेने का अधिकार, यानी राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस। ये है धारा 12 क 12 क में। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक भागीदार को फर्म के व्यापार संचालन में हिस्सा लेने का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग फर्म के हित के लिए किया जाना चाहिए, ना कि फर्म के हित को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक। अब दूसरा है भागीदार का निर्णय बहुमत से कराने का अधिकार, यानी राइट टू गेट द डिसीजन बाय मेजॉरिटी। तो इसमें भागीदारी के मामले में भागीदारों के बीच मतभेद हो जाता है। अब उनको हल करने का तरीका क्या निकाला गया है भागीदारी अधिनियम में, पार्टनरशिप एक्ट में धारा 12 ग में कहा गया है कि भागीदारों में अगर मतभेद हो जाता है तो 2 प्रकार के मामले इससे संबंधित हो सकते हैं। एक तो सामान्य मामला होता है, दूसरा मौलिक मामला होता है। तो भागीदारी के जो सामान्य मामलों पर मतभेद की दशा अगर होगी तो मतभेदों को भागीदारों के बहुमत के द्वारा सुलझाया जाएगा, पर मामलों में निर्णित होने में पूर्ण सभी भागीदारों को विचार प्रकट करने का जरूर अवसर दिया जाएगा। बहुमत से भले हो डिसीजन, पर सारे पार्टनर जो है वो अपने विचार जरूर देंगे। तीसरा है लेखा पुस्तिकाओं तक पहुंच, एक्सेस टू अकाउंट बुक्स, या ये दिया गया धारा 12 घ में। तो भागीदारी अधिनियम के 12 घ में ये कहा गया है कि भागीदार या पार्टनर्स को ये अधिकार है कि यदि वो चाहे तो फर्म की जो भी लेखा बुक है, यानी कि अकाउंट बुक्स है, उसकी जांच कर सकता है, उसकी एक फोटोकॉपी पा सकता है, जांच करने से प्राप्त जानकारी अन्य पूरे फर्म को अपना वो सूचना दे सकता है। चौथा है क्षतिपूर्ति का अधिकार, यानी राइट टू इंडेमेंट्री। ये है धारा 13 अंग में। तो भागीदारी अधिनियम की धारा 13 अंग के द्वारा कहा गया कि फर्म के कारोबार का सामान्य संचालन में उठाई गई क्षति के लिए, और दूसरा यदि भागीदार ने फर्म को हानि होने से बचाने के लिए कोई इमरजेंसी में कोई कार्य किया हो तो एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में जो करता है, ऐसा करते हुए उसे क्षति करने के लिए क्षतिपूर्ति, फर्म को संकट से बचाने के लिए उसके वेतन में होने वाली क्षति, इन सब मामलों में राइट क्षतिपूर्ति का अधिकार उसको दिया जाएगा पार्टनर को, ये उसका अधिकार है। पांचवा है वेतन पाने का रेम्यूनरेशन, धारा 13 क में दिया गया। अब इसमें कहा गया कि मान लो किसी भागीदार को फर्म के व्यापार के संचालन में योगदान देने के लिए वेतन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, पर भागीदार चाहे तो आपस में एग्रीमेंट करके किसी भी पार्टनर को, किसी भी भागीदार को वेतन प्राप्त करने का अधिकार दे सकते हैं। इसमें एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। छठा है लाभ प्राप्त करने का अधिकार, यानी राइट टू गेट प्रॉफिट। यह है धारा 13 ख में।
इसमें कहा गया है कि फर्म को हानि हो जाती है, हानि में भी अंशदान करने का प्रत्येक भागीदार का दायित्व है। पर भागीदार आपसी संविदा द्वारा ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि किसी या किन्हीं भागीदार को किन्हें लाभ देना, किन्हें हानि में अंशदान नहीं होगा और किसका अंशदान होगा, ये सब एग्रीमेंट से डिसाइड होगा। इसके बाद है ब्याज प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू गेट इंटरेस्ट, धारा 13 गौ में दिया गया है। और 13 घ में दिया गया 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार पार्टनर्स को होता है। ओवरऑल आपने ये देखा होगा कि भागीदारों का जो भी अधिकार है वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है, आपसी करार यानी एग्रीमेंट पे डिपेंडेंट है। उनको अपने अधिकार और दायित्व का निर्धारण किस पे डिसाइड करते हैं, एग्रीमेंट पे करते हैं। और एग्रीमेंट जो भी बनाया जाता है वो किस लिए बनाया जाता है, फर्म के हित के लिए ही बनाया जाता है। फर्म के हित के प्रतिकूल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, भागीदार का विवक्षित प्राधिकार क्या है। तो इसमें आप पहले पोलक का डेफिनेशन लिखिएगा। पोलक ने फर्म के विवक्षित प्राधिकार को कुछ शब्द में लिखा है, एक भागीदार द्वारा फर्म के नाम पर किए गए कार्य फर्म पर केवल इसलिए बाध्य नहीं हो जाते हैं कि वो सुविधाजनक हैं या भागीदारी या विशेष क्षण की जरूरत के अनुसार आवश्यक हैं। प्रश्न यह है कि फर्म का कारोबार जिस तरीके से साधारणतः किया जाता है उसके लिए आवश्यक है। यही प्रत्येक भागीदार के प्राधिकार की सीमा है और भागीदार एक फर्म का सामान्य अभिकर्ता होता है और उससे अधिक कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली पोलक के परिभाषा जो है वो एक्ट के धारा 19 के अंतर्गत ही है। ये है कि इसमें विवक्षित प्राधिकार का मतलब ऐसा प्राधिकार होता है जो अथॉरिटी अभिव्यक्त रूप से नहीं प्राप्त होती है बल्कि परिस्थिति के आधार पर आचरण के तौर से प्राप्त होती है। उन सबको क्या कहते हैं हम, विवक्षित प्राधिकार, जो कि है धारा 19 में। लेकिन धारा 19 के अंतर्गत प्राप्त विवक्षित प्राधिकार पर कुछ निर्बंधन धारा 19 के खंड 2 के तहत कानूनी प्रतिबंध के तौर पर और धारा 20 के अंतर्गत संविदात्मक प्रतिबंध के तौर पर लगाए गए हैं। अब ये प्रतिबंध क्या है, कानूनी प्रतिबंध और वैधानिक प्रतिबंध है धारा 19(2) में। तो पहले देख लेते हैं कानूनी प्रतिबंध या वैधानिक प्रतिबंध, जो कि धारा 19(2) में दिया गया है, ये क्या है। तो सामान्यतः जो ये प्रतिबंध लगाए हैं, प्रतिबंधों की बाध्यता से कोई भागीदार जो है इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन यदि इस पे कुछ चीज़ें टर्म्स हैं, ये प्रतिबंध निम्नलिखित तरह से लगाए गए हैं। पहला, फर्म के कारोबार से संबंधित विवाद माध्यस्थम के समक्ष प्रेषित करना, यानी सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। इसमें एक केस है कृष्ण कुमार बनाम नीटिंग इंडस्ट्री 1973 दिल्ली 37 के मामले में। इसमें कहा गया कि तब फर्म और फर्म के अन्य भागीदार माध्यस्थम के निर्णय से बाध्य होंगे और किसी भागीदार ने फर्म के समक्ष विवाद प्रेषित किया है तो अन्य भागीदारों को इसमें सूचना दे दे और फर्म को भी सूचित कर दिया जाए। दूसरा है अपने नाम पर फर्म के लिए बैंक में खाता ना खोलना, ये वैधानिक प्रतिबंध है। इसमें धारा 19 में ही इस प्रकार का प्राधिकार भागीदारों को इसलिए प्राप्त नहीं है क्योंकि वो फर्म के काम को प्रायिक क्रम का कार्य नहीं माना जाता है। यदि ऐसा करता है तो भागीदार व्यक्ति इसके रूप में जिम्मेदार होगा। तीसरा है फर्म के किसी दावे का समझौता ना करना, यानी दावा यानी कि क्लेम। अब इस दावे का कोई भी त्याग दिया जाता है तो अन्य भागीदार इससे बाध्य नहीं होंगे अगर कोई एक त्याग देता है। इसमें केस है भरमाल जी एंड कंपनी बनाम अब्दुल रज्जाक का। चौथा है वाद या कार्रवाई जो फर्म की ओर से हो उसे वापस लेने पर प्रतिबंध। इसमें केस है देवी दयाल बनाम बलदेव प्रसाद के वाद का केस। पांचवा है फर्म के विरुद्ध संस्थित वाद में फर्म के विरुद्ध दायित्व स्वीकार करने पर प्रतिबंध। ये भी धारा 19 की उपधारा 2 में दिया गया है और इसमें कहा गया कि किसी भागीदार द्वारा फर्म के विरुद्ध कोई भी दायित्व नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि कोई भागीदार ऐसा करता है तो व्यक्तिगत रूप से दायित्वाधीन हो जाएगा और अन्य भागीदार इससे बाध्य नहीं होंगे। किसी एक भागीदार की वजह से अन्य पार्टनर्स पे इस पे इफेक्ट नहीं आएगा। छठा है अचल संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध। ये भी धारा 19 में कहा गया और इसमें केस रघुनाथ बनाम मोरारजी 16 बॉम्बे 568 के वाद में स्वीकारा गया है। छठा है अचल संपत्ति के अंतरण पर प्रतिबंध। ये भी धारा 19 की उपधारा 2 में दिया गया है और इसमें केस है देवी प्रसाद राय बनाम कन्हैया लाल के वाद में स्वीकार किया गया है। सातवां है फर्म के लिए किसी अन्य से भागीदारी स्थापित करने पर प्रतिबंध। धारा 19 में इसे भी कहा गया और कि किसी अन्य भागीदारी में फर्म के अन्य भागीदारों की सहमति के बिना सम्मिलित नहीं होगा और यदि सम्मिलित हो जाता है तो इसके लिए अन्य भागीदार जिम्मेदार नहीं होंगे।
तो ये जो 8 प्रतिबंध हैं ये कानूनी या वैधानिक प्रतिबंध लगाए हैं, जो कि धारा 19 में कहा गया है। और उसके अलावा धारा 20 में क्या कहा गया है, संविदा या एग्रीमेंट द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध, जो भी पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं उनके द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, जो भी पार्टनर आपस में करते हैं। इसमें केस आप लिख सकते हैं मर्केंटाइल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड बनाम गैरेट का केस, और इसे ऑल इंडिया उसमें स्वीकारा भी गया है। तो इस प्रकार आपको कंक्लूड करना है कि भागीदारों के विवक्षित प्राधिकारों पर संविदात्मक और कानूनी दोनों प्रकार के प्रतिबंध आयोजित किए गए हैं, और ये उनके कर्तव्य और अधिकार के तहत ही आता है। अब कंक्लूजन आपको हमेशा पॉजिटिव लिखना और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लेना।